हेलो दोस्तों, नमस्ते। शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आपको कमेंट कर बताना है कि उस पुरातात्विक स्थल का नाम बताना है जहाँ से गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। दूसरा आपको कमेंट करके बताने हैं, जनजाति के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो जनजाति की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो जनजाति समुदाय में कौन सी 2 विशेषताएं पाई गई थी सामान्य तौर पर, तो इन दोनों का जवाब आपको कमेंट कर देना है। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, जो है लेसन नंबर 4, आरंभिक नगर। हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले नगरीय सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। नगरीय सभ्यता के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले हैं, तो हम पढ़ेंगे कि ये जो सबसे पहले जो प्रमाण मिले हैं नगरों के, वो मिले हैं हड़प्पा से, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा की हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लेंगे। आगे आने वाली जो क्लासों की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं इतिहास विषय की, उसमें हड़प्पा के बारे में और डिटेल से जानकारी दे रखी है, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पर जितना मैटर हमारे पास है, केवल उसको समझने के लिए हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स चाहिए तो केवल उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी आगे आने वाली जो क्लास के चैप्टर्स हैं उनमें हम हड़प्पा की और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो अध्याय है वो हमेशा एक प्रश्न के साथ शुरू होता है। तो देखिए, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखिए। तो यहाँ पे देखो, वास्तुकला शब्द आया। वास्तुकला का मतलब है भवन निर्माण की शैली। भवन निर्माण की जो शैली है उसी को वास्तुकला कहते हैं। मतलब जैसे कि हम देखेंगे कि मंदिर जो है, मंदिर निर्माण जो होता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं रहती है, उनमें शिखर होता है, गुम्बद होता है, तो वो उसकी एक वास्तुकला है। ऐसे ही कोई महल बनाए हो, हवेली बनाई हुई हो, कोई घर बनाया हुआ हो, तो इनकी जो बनाने की जो या निर्माण करने की जो शैली है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तुकला कहते हैं। तो देखिए, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है, कि इस पुराने खंडर जो है उससे लोगों का लगाव इतना क्यों है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो इतिहास है, हमारे इतिहास के जो साक्ष्य हैं, हमारी जो विरासत है, हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है, उसको कहीं ना कहीं ये जो भवन है, ये प्राचीन जो भवन है, प्राचीन जो खंडर है, वो कहीं ना कहीं उनके साक्ष्य के रूप में है। खंडर जो है वो कहीं ना कहीं उस इतिहास के साक्ष्य के रूप में है, और ये हमें सीधे तौर पर उस स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। और हम आगे देखेंगे कि हड़प्पा की सभ्यता जो है वो भी इसी प्रकार खंडरों के माध्यम से हमारे सामने पहुंची, हम लोगों तक पहुंची, हम लोग जान पाए, उन्हीं खंडरों के माध्यम से हम जान पाए कि इतने वर्ष पहले हमारे देश के अंदर हमारे पूर्वज जो थे वो विश्व के और जो दूसरे जगहों पर रहने वाले जो लोग थे उनसे बौद्धिक दृष्टि में, सांस्कृतिक दृष्टि में बहुत आगे थे। तो हम देखते हैं कि भाई किसी भी प्राचीन या पुराने समय की जानकारी जो है ये भवन हमें बहुत सीधे तौर पर देते हैं। उस समय का जो इतिहास है उसके बारे में हमें सीधे तौर पर जानकारी देते हैं, इसलिए इनके संरक्षण की ज़रूरत है। देखिए, हड़प्पा की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा अपन ASI के बारे में जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं
भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1861 के अंदर और की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी शुरुआत की थी, तो इसीलिए इनको इसका क्या कहा गया है, एएसआई का पिता कहा गया है। क्या कहा गया है, एएसआई का पिता। ये प्रश्न सीधा सीधा बहुत बार पूछा हुआ है। अब इसके बारे में अपन क्यों पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि इसका काम क्या है। एएसआई जो डिपार्टमेंट है, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, उसका काम क्या है, उसका काम यही है कि जहाँ कहीं भी खुदाई करनी हो, प्राचीन सामग्री मिलती हो, उनका अन्वेषण करना हो, उनकी व्याख्या करना हो, तो सब कुछ जो है इसी के नियंत्रण में होता है, इसी के निर्देशन में होता है। और हड़प्पा की जो सभ्यता मिली हमें, वो भी इसी विभाग के नियंत्रण में वहाँ पर खुदाई की गई थी। इसी विभाग का प्रयास था, जिसके कारण हमें इतने प्राचीन समय की और इतनी उन्नत सभ्यता से हमारा परिचय हो पाया। हमें पता चल सका कि हमारे पूर्वज जो हैं वो इतने बौद्धिक रूप से इतने सशक्त थे, इतने विकसित थे। तो हम देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये काम भारत के अंदर कौन कर रहा है, ये विभाग कर रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना किसने की थी, 1861 में की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब देखिए, जब हड़प्पा की हम कहानी की बात करते हैं या हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। और किसने की थी, दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने खुदाई की थी हड़प्पा की। हड़प्पा जो क्षेत्र है उसकी खुदाई की थी, और खुदाई करने पर वहाँ पर एक विस्तृत संरचनाएं मिली, खंडर मिले, भवनों के अवशेष मिले, जिससे ये निश्चित हुआ कि यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता जरूर थी। और 1922 के अंदर राखलदास बैनर्जी इन्होंने खुदाई की थी मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो, ये दोनों ही स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। तो हड़प्पा की जो कहानी है, या यूँ कहें कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921-22 में। तो उस समय इस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो निदेशक था वो कौन था, ये हमें पता होना चाहिए। किसके नियंत्रण में ये सारी यहाँ पर खुदाई कराई गई थी, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पे लिखते हैं। हमने देखा कि एएसआई जो है उसकी स्थापना कनिंघम ने की और बाद में इसके निदेशक भी बने। अब देखिए 1902 के अंदर जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति थे, जॉन मार्शल, और उनको बनाया गया एएसआई का डीजी, या यूँ कहेंगे महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक बनाया गया था। और ये इस पद पर रहे थे लगभग 1928 तक रहे थे। ठीक है, तो इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं ने बाद में 1921 के अंदर तो भेजा था दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई के लिए, और 1922 में राखलदास बैनर्जी जो है उन्होंने की थी मोहनजोदड़ो की खुदाई। तो ये थोड़ी सी कहानी हमने को पता होनी चाहिए। अभी अपन इसके साथ साथ और समझते चलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। हड़प्पा की कहानी, अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हड़प्पा जो स्थल है वो अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। और आज से लगभग 150 साल पहले, तो हमें पता है कि अंग्रेज़ जो है अपनी व्यापारिक गतिविधियों को और सरल बनाने के लिए 1854 में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू करते हैं।
और जो भी बंदरगाह वाले जो नगर थे, क्षेत्र थे, उन बंदरगाह वाले नगरों से इंटीरियर जो क्षेत्र थे जहाँ से कच्चा माल उनके पास पहुँचता था और उत्पादित माल को वो वहाँ पहुँचाते थे, उन क्षेत्रों पर सबसे पहले इन्होंने रेलवे लाइन बिछाना शुरू की थी। सबसे पहले मुंबई से ठाणे, फिर कलकत्ता बंदरगाह के ऊपर उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। और इसी दौरान उन्होंने 1856 के अंदर कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई थी। ये 150 साल पुरानी बात जो कह रहे हैं वो इस रेलवे लाइन के बारे में कह रहे हैं। और जब यहाँ पे बिछाई जा रही थी तो उस समय क्या हुआ, यहाँ के जो इंजीनियर थे उन इंजीनियरों ने एक स्थल पर इनको ईंटों की संरचनाएं दिखी, खंडर दिखे, तो उन्होंने बिना सोचे समझे उन ईंटों का उपयोग रेलवे लाइन बिछाने के अंदर कर लिया, जिससे कि हड़प्पा जो पुरातात्विक स्थल है उसकी बहुत सारी संरचनाएं जो है वो नष्ट हो गई। आज हड़प्पा हमें उस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बता सकता था, लेकिन क्यों नहीं बता पा रहा है, क्योंकि इसकी जो ज़्यादातर संरचनाएं हैं वो इस रेलवे लाइन 1856 के अंदर जो कराची से लाहौर जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसके अंदर रेलवे लाइन बिछाने के अंदर उन ईंटों का उन्होंने उपयोग कर लिया और उन संरचनाओं को नष्ट कर दिया। तो देखिए, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विकविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडर जो है वो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जब 80 साल पहले लगभग 1921 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, आज से ये समय तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये पुस्तक जो है वो लगभग आज से 15-20 साल पहले लिखी हुई है, इसलिए ये लगभग समय जो है 80 साल है। आज हम देखेंगे तो ये समय कितना हो गया, लगभग आज से 100 साल पहले। तो लगभग आज से 100 साल पहले पुरातात्विकविदों ने, कौन से पुरातात्विकविद, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इन लोगों ने जब इन स्थलों की खुदाई की और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जब ये पता चला कि ये जो है हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता है, तो उन लोगों को अपने आप में एक आश्चर्य हुआ। देखिए, चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें, चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जब कभी भी किसी भी सभ्यता का नामकरण होता है तो सबसे पहले खोजा गया स्थल जो है उसी के नाम से उस सभ्यता का नामकरण होता है। सबसे पहले खोजा गया स्थल या जिस नदी घाटी के किनारे वो सभ्यता फली फूली होती है, नदी घाटी के आसपास सभ्यता फली फूली होती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। और जिस नदी घाटी के किनारे, तो हमें पता है कि ये सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे ये सभ्यता के स्थल मिले हैं, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी हम नाम देते हैं। तो इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो हम देखेंगे कि आज से 2700 ईसा पूर्व की ये घटनाएं हैं। 2700 ईसा पूर्व का तात्पर्य हम पहले ही समझ चुके हैं। हम जानते हैं कि ईसा के जन्म से पहले 2700 साल पहले, और आज ईसा के जन्म के बाद कितने वर्ष हो गए हैं, 2021-22 में चल रहे हैं हम, तो लगभग 2000 साल और ऐड करते हैं इसमें, तो आज से कितने साल पुराने हो गए, 4700 साल पुराने हो गए। ये कब के हैं, 2700 ईसा पूर्व के हैं, शहर हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस उपमहाद्वीप के अंदर हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने उस समय एक ऐसी सभ्यता या संस्कृति का निर्माण किया था जो तत्कालीन विश्व के अंदर और कहीं भी देखने को नहीं मिलती। जैसी विशेषताएं उनकी थी वैसी विशेषताएं, वैसा बौद्धिक प्रगति का साक्ष्य हमें विश्व की अन्य जो सभ्यताएं मिली हैं उस समय की, उनके साथ हमें देखने को नहीं मिलती। देखिए,
प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो सामान्य तौर पर हम ये समझ सकते हैं अब कि पुरानी इमारतें जो हैं वो इतिहास की सीधे तौर पर हमें जानकारी देते हैं और हमारी विरासत को हमारे सामने रखते हैं। तो हमें पुरानी इमारतों की क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। अब देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो नगर मिले हैं, उन नगरों की क्या विशेषताएं थी? पहले हम इस मैप को देख लेते हैं, एक बार मानचित्र को देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन इस पॉइंट पाएंगे। तो देखिए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन। हम देखेंगे कि इस पूरे जो सभ्यता है उसके अंदर BRW प्रकार की जो है संस्कृति मिली है। देखो, हम इसको और अच्छे तरीके से जब आगे आने वाली क्लासों में समझेंगे कि मिट्टी के जो बर्तन हैं वो भी किसी भी सभ्यता के जो कालखंड है उसको निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके आधार पर भी हम ये निश्चित करते हैं कि ये कितने वर्ष पुरानी है। तो BRW का मतलब है ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब लाल और काले प्रकार के जो बर्तन जो हैं वो हमें लगभग सभी हड़प्पाई जो नगर हैं उनसे प्राप्त होते हैं। और एक प्रकार से ये हड़प्पा की संस्कृति को बताता है, विशेषता को बताता है। तो BRW हमको याद होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि ये किस सभ्यता से जुड़ा हुआ था। ये मृदभांड जो है या मिट्टी के बर्तन जो हैं वो किस संस्कृति से जुड़े हुए थे या किस समय को बताते हैं? हड़प्पा के समय को बताते हैं। तो ध्यान रखना, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, पत्थर के बांट मिले हैं, मोहरें मिली हैं। मोहरों का मतलब यहाँ पे है अशरफिया से मतलब नहीं है, मोहरों का मतलब है सील जिनको अपन ठप्पा लगाकर उकेरते हैं, उनकी आकृतियों को दूसरे किसी सरफेस पे उकेरते हैं, तो उनको हम कहते हैं सील या मोहरें। और ये मोहरें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हड़प्पा की सभ्यता में। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज हम जितनी भी जानकारी जो जानते हैं उसमें बहुत सारी जो जानकारी जो है इन्हीं मोहरों के माध्यम से हमको मिली है। मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड भी मिले हैं। हमने देखा था कि नवपाषाण काल के आते आते समय में पत्थर की जो औजार हैं उनमें काफ़ी परिवर्तन हुआ था, और उनमें से एक परिवर्तन ये हुआ था कि ये सल्क या लंबी लंबी ब्लेड बनाकर उनका उपयोग किया जाता था, धार तैयार की जाती थी और इनका काटने के लिए या चाकू की तरह इनका प्रयोग किया जाता था। ये सारी चीज़ें जो हैं इन सभ्यता स्थलों से मिली हैं और सभी से मिली हैं, जिसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि ये सारे जो स्थल थे वो किसी न किसी एक ही सभ्यता से जुड़े हुए थे। तो नीचे अपन इस मानचित्र को देखते हैं एक बार, उसके बाद में फिर अपना पैराग्राफ शुरू करेंगे। देखिए, मानचित्र 3 उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले नगरों के प्रमाण कब मिलते हैं या किस सभ्यता से मिलते हैं? तो वो कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता है। नगरों के प्रमाण से क्या मतलब है? हमने पिछला जब पाठ पढ़ा था, लेसन पढ़ा था, तो अपन ने गांव की विशेषता देखी थी, और गांव की विशेषता देखी थी तो हमने देखा था कि गांव की विशेषता में क्या है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं? कृषि और पशुपालन की गतिविधियों में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन शहर के अंदर हमने देखा था पशुपालन की गतिविधियों से जुड़े होते हैं, लेकिन नगर या शहर जो है वो हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो किससे जुड़े होते हैं? व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों से जुड़े हुए होते हैं। कृषि से उनका इतना सीधे तौर पर जुड़ाव नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से जितने भी जो नगर मिले हैं उनकी विशेषता क्या थी कि वो व्यापार और वाणिज्य के ऊपर निर्भर ज़्यादा थे। तो ये भी सीधा सीधा प्रश्न बहुत बार देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो आधारित थी कृषि के ऊपर, पशुपालन के ऊपर, या व्यापार और वाणिज्य के ऊपर, या इनमें से कोई भी नहीं, या कृषि और पशुपालन के ऊपर। तो हमें पता होना चाहिए किसके ऊपर निर्भर थी। यहाँ के लोग जो थे, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो किसके ऊपर थी? व्यापार और वाणिज्य के ऊपर निर्भर थी। इनकी मुख्य जो गतिविधियाँ थी वो व्यापार और वाणिज्य ही था। अब देखिए,
अब इन नगरों के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, जितने भी जो यहाँ पर नगर दिए हुए हैं। इसके साथ साथ जिस भी नगर का उल्लेख आएगा, जिस भी सभ्यता स्थल का उल्लेख आएगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन लेते चलेंगे। तो हमने देखा कि भाई हड़प्पा सभ्यता को हमने एक और नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही देखने को हमें मिलती है। तो ये सिंधु नदी जो बाद में जाकर अरब सागर में गिरती है, हिमालय से शुरू होती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं 4, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन 5 नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है ये मुख्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता का केंद्र रहा था। इनमें देखेंगे अपन, देखो सबसे पहले हड़प्पा, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी नदी है, रावी नदी। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थापित सभ्यता स्थल है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चन्हूदड़ो को भी देखेंगे तो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। सूतका गोह ये भी हड़प्पाकालीन एक स्थल है जो बिल्कुल किस पे स्थित है, समुद्र के तट पर स्थित है। गवेरी वाला जो है वो भी एक बड़ा स्थल रहा है। हम देखेंगे कि राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के अंदर स्थित एक सभ्यता का स्थल रहा है। कालीबंगा जो हमारे राजस्थान के अंदर स्थित एक पूरा स्थल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से। धोलावीरा जो है वो गुजरात के अंदर रहा है। और अभी धोलावीरा के बारे में भी अपन थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी लेंगे। सुरकोटड़ा और लोथल जो है वो भी गुजरात के अंदर है। इन सब के बारे में अपन सामान्य सी जानकारी लेंगे और देखेंगे। लोथल जो है उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थल है और ये व्यापार के केंद्र के रूप में रहा था। यहाँ से विदेशी व्यापार के भी हमें बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, विदेशी व्यापार के भी समझेंगे अपन और आगे। अभी देखते हैं अपन वापस से इस पैराग्राफ को। अब देखिए इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। देखो सामान्य तौर पर जो भी सभ्यता स्थल मिला है उनकी क्या विशेषताएं थी, उस पूरा स्थल की क्या विशेषताएं थी, वो अपन इस पैराग्राफ में देखते हैं। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा भागों में विभाजित किया गया था। सामान्य तौर पर 2 भागों में विभाजित किया गया था, पहला पॉइंट। और देखो उसका ये 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो अब देखेंगे कि प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था। देखो ये देखेंगे पीछे का जो भाग होता था वो अपने आप में क्या है, छोटा होता था और ऊंचाई पे बना हुआ होता था। एक चबूतरे नुमा या टीला बनाकर फिर उसको बनाया गया था। उसके बाद में उसकी संरचनाएं होती थी, उसके ऊपर संरचनाएं बनी हुई होती थी। और पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था लेकिन ये निचले इलाके में होता था। ये कोई ऊंचाई पर लेकर या कोई चबूतरा बनाकर फिर इसको संरचनाएं नहीं बनाई गई थी। ये केवल समतल स्थान पर जो सामान्यतः पश्चिमी इलाके से थोड़ा नीचा होता था और उसी इलाके पर इसकी संरचनाएं या इसके भवन आदि बने हुए थे। तो ये विशेषता हो गई कि एक तो 2 भागों में बटे हुए थे और दोनों भागों में से पश्चिमी भाग जो है वो छोटा होता था और ऊंचाई पे बना हुआ था और पूर्वी भाग जो था वो बड़ा था और निचले इलाके में बना हुआ था। अब देखो ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विक विदों ने नगर दुर्ग कहा है। इसको नाम दिया है दुर्ग क्षेत्र। क्या नाम दिया है, दुर्ग क्षेत्र। ठीक है। और इस वाले को नाम दिया है नगर क्षेत्र। क्या नाम दिया है, पूर्वी भाग जो था उसको नाम दिया है नगर क्षेत्र। देखो पुरातात्विक विदों ने नगर दुर्ग कहा है, इसको कहा है पश्चिमी भाग वाले भाग को। ये हो गया पश्चिमी वाला और ये हो गया पूर्वी वाला। ठीक है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। तो हम देखेंगे कि जो सामान्यतः जितने जो नगर मिले हैं उनको जो दोनों हिस्से मिले हैं, दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र, उन दोनों के चारों ओर ही क्या होता था, एक पक्की ईंटों से दीवार बनाई हुई थी। उनको दुर्गीकृत किया हुआ था, उनको सुरक्षा की दृष्टि से उनके चारों ओर क्या बनाई हुई थी, दीवार बनाई हुई थी। हम देखेंगे कि इनमें से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी मिले हैं जहाँ पर दीवार के प्रमाण नहीं मिलते हैं, जैसे कि चन्हूदड़ो एक ऐसा क्षेत्र है। जैसे मैप में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो इसके चारों ओर दीवार नहीं मिलती है, चारों ओर दीवार नहीं मिलती है। ये प्रश्न पूछा हुआ है क्योंकि सामान्य तौर पर ये विशेषता रही है हर हड़प्पा सभ्यता की कि भाई वो 2 भागों में बटा हुआ था और उसके दोनों क्षेत्र जो हैं
दुर्ग वाला क्षेत्र और नगर क्षेत्र वो दोनों दीवारों से ढके हुए होते थे या उनके चारों ओर दीवार बनी हुई थी। तो ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर दीवार के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो वो हमें पता होना चाहिए, चनुदड़ो। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही हैं। जैसा कि हमने देखा था, हड़प्पा के बारे में भी देखा था कि यहाँ से जब वो रेल लाइन बिछा रहे थे तो यहाँ की जो संरचनाएं थी, जो भवन थे, जो खंडर थे, उनकी ईंटें उखाड़ उखाड़ कर ले गए और रेल लाइन बिछाने में उन्होंने काम में ली। तो ईंटें आज भी हजारों साल बाद में, क्योंकि आज से कितने साल पुरानी है वो, 4700 साल पुरानी संरचनाएं हैं, खंडर हैं, उसके बावजूद भी इनकी ईंटों की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि वो आज भी इतनी मजबूत हैं कि वो दीवारें जो हैं, संरचनाएं जो हैं, वो यूं की त्यों खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि ईंटों की जो चुनाई होती है वो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि उनका जो जोड़ है उसको रोकते हुए होती है, जैसा कि आज भी हम देखते हैं, जिससे क्या कि इसकी चुनाई की जो मजबूती है वो क्या होती है, ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस प्रकार की चुनाई जो है पद्धति यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखो हम देखेंगे कि ये जोड़ जो है वो एक दूसरे से कहीं पे भी मिलते नहीं है। तो ये एक कारण रहा है, इनकी चुनाई की एक खूबसूरती रही है, एक तकनीक रही है जिससे कि दीवारें जो है वो मजबूत रह सकें, आसानी से टूट ना सके। कुछ नगरों के नगर दुर्गों में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। हम देखेंगे कि नगर दुर्ग जो नगरों के जो दो भागों में हमने बांटा था, पश्चिमी भाग जो बांटा था, दुर्ग क्षेत्र जो बांटा था, हम देखते हैं कि वहाँ पर जो महत्वपूर्ण इमारतें जो हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण इमारतों में भी हम आगे देखेंगे, जैसे कि अन्नागार का मतलब है कि जहाँ पे अनाज को इकट्ठा किया जाता था या भंडार किया जाता था। स्नानागार, कहीं से विद्यालय या विश्वविद्यालय के भी हमें प्रमाण मिले हैं। तो ये सारे जो विशेष इमारतें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं किस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो ये विशेषता रही है, निचले क्षेत्र में नहीं थी। तो मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में मिला है, एक स्नानागार मिला है। तो ध्यान रखना, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है बहुत बार। स्नानागार के अवशेष जो है वो हमें कौन से पुरास्थल से मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर और चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो ये पुरातात्विदों ने एक अनुमान लगाया है कि जिस प्रकार की इसकी बनावट है, जिस प्रकार से इसके अंदर इसकी संरचना है, उसके आधार पर इसका उपयोग जो है वो किसी विशेष उत्सव के ऊपर विशिष्ट जो नागरिक हैं, पुजारी लोग हैं या कुछ विशेष जो नागरिक हुआ करते होंगे जिनको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी, उनके लिए ये उपयोग में लिया गया होगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका चित्र भी अपन नीचे देखेंगे। ये जो है वो महान स्नानागार का है। तो देखो तुम देखेंगे कि इसमें ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इधर से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि महान स्नानागार के बारे में, और उसमें 3-4 लाइनें दे दी जाती हैं और उन 3-4 लाइनों में से आपको गलत को सेलेक्ट करना होता है। तो उसके अंदर दे दिया जाता है कि भाई कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। दूसरा दे दे इसके अंदर जो उत्तर और दक्षिण दिशा जो है, ये उत्तर और दक्षिण दिशा जो है उसमें क्या मिली हैं, सीढ़ियाँ मिली हैं, ये सही है या नहीं है। इसके अंदर पानी निकालने के लिए एक होल था जिससे कि इसको खाली कर दिया जाता था। इसी के आधार पर कहा गया कि भाई इसको उपयोग में लेने के बाद में इसको क्या कर दिया जाता था, खाली कर दिया जाता था, और जब इसको वापस उपयोग में लेना होता था उस समय इसको वापस भर देते थे। पास में ही कुआं मिला है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया है कि भाई इसको इस कुएं के माध्यम से भरा जाता था। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसकी क्या क्या विशेषताएँ रही हैं और इतिहासकारों ने या पुरातात्विदों ने इसका उपयोग जो है वो किस लिए बताया है। अब देखिए
कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ये प्रश्न भी सीधा सीधा पूछा हुआ है कि अग्निकुंडों के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं और लोथल से मिले हैं। वेदियाँ मिली हैं, जैसे यज्ञ के लिए जो अपन वेदियाँ खोदते हैं वैसी वेदियाँ मिली हैं और उनमें राख के प्रमाण मिले हैं, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि ये अग्निकुंड थे। और इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, एक तो कालीबंगा और दूसरा लोथल से। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इन तीनों नगरों से क्या मिला है, अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। अन्नागार का मतलब है कि अन्न को सुरक्षित रखने के लिए भंडार ये करते थे, जिनकी किसी विशेष आवश्यकता वाले समय में ये उस भंडार का, उस संग्रहण का उपयोग कर सके कि भाई बाढ़ आने के कारण या सूखा पड़ जाने के कारण जब ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती थी तो उस सुरक्षित अन्न का ये लोग उपयोग कर सकें। तो ये जो विशेषताएं हैं वो हमें ध्यान रखनी है और ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि विशेष तौर पर हम जिन संरचनाओं की बात कर रहे हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो अन्नागार हमें मिले हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से। महान स्नानागार जो है वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, देखिए अब अपन देखते हैं इसकी और विशेषताएं। देखो हड़प्पा की नगरों में ईंटों की चिनाई, देखो हम देखेंगे कि इसकी चिनाई की जो तरीका है वो इस प्रकार है कि इनका जो इस प्रकार से इनको चुना गया है कि इनको जो रेखा है वो एक ही तरीके से ना आए, इससे कि इनकी जो चिनाई है वो ज़्यादा मजबूत रही है। और यही एक वजह, चिनावट भी एक वजह रही है कि ये आज तक भी सुरक्षित हमारे पास रही हैं। देखिए भवन, नाले और सड़कें, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अपने आप में इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं रही हैं। मुख्य विशेषता रही हैं मतलब हम देखेंगे कि भवनों को इन्होंने क्या किया है, योजनाबद्ध तरीके से भवनों का जो निर्माण किया है योजनाबद्ध तरीके से। जैसा कि आज हम देखते हैं कि कोई कॉलोनी आपके गांव के अंदर, शहर के अंदर या कस्बे के अंदर जब बसाई जाती है लोगों के द्वारा तो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से बसाई जाती है। बिल्कुल सीधी सड़कें होती है, उसमें एक बराबर साइज़ के क्या होते हैं, प्लॉट होते हैं जिनमें वो लोग मकान बना सकते हैं। तो इसी प्रकार आज से हजारों साल पहले ये लोग बौद्धिक तौर पर इतने मजबूत थे, इतना सोच समझकर इन्होंने अपना सभ्यता का निर्माण किया या रहने की व्यवस्थाएं की कि जो आज भी हमारे लिए एक प्रेरणादायक बात है। भवन जो है पूरे योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे, जितनी जो आवश्यकताएं होती थी उस हिसाब से बनाए जाते थे, एक ही प्रकार के बनाए जाते थे। और नाले जो है वो अपने आप में अद्वितीय है। हम इनके समकालीन जितनी भी जो संस्कृतियाँ रही हैं उनमें नालों का तात्पर्य है कि जल निकासी पद्धति। जल निकासी पद्धति का मतलब है कि घरों का जो गंदा पानी है उसके निकास की व्यवस्था इनकी इतनी बेजोड़ थी, इतनी शानदार थी, नालों की व्यवस्था इतनी शानदार थी कि विश्व के जितनी भी सभ्यताएं और अनेक स्थानों से, अनेक देशों से जो मिली हैं उनमें कहीं पे भी हमें ये जल निकासी जो पद्धति है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं मिली है, इतनी बेजोड़ थी। सड़कें हम देखेंगे कि बिल्कुल पूरी ग्रिड व्यवस्था के अंदर, ग्रिड का मतलब है कि एक जाल बनाया हुआ, बिल्कुल 90 डिग्री पे काटती हुई सड़कें आपस में बनी हुई थी। इनकी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं रही हैं। आज भी हम देखते हैं कि आज भी हमारे जब चौराहों को हम देखते हैं, आज की चौराहों को, और भले बड़े बड़े शहरों के चौराहों को देखते हैं, गाँव या कस्बे की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम समझेंगे, देखेंगे कि वो ऐसे बिल्कुल ग्रिड व्यवस्था के अंदर बने हुए नहीं हैं। और लेकिन हड़प्पा के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आज से हजारों साल पहले जब अपने नगरों को बसाया, अपने भवनों को बनाया, तो उन्होंने इस प्रकार की सड़कें बनाई कि जिनसे कि एक व्यवस्थित तरीके से परिवहन हो सके और उनके इस बनावट के कारण, इस योजनाबद्ध तरीके से रहने के कारण जो है और कोई समस्या उत्पन्न ना हो सके। तो हम देखेंगे सड़कें जो हैं उनकी भी खास विशेषताएं रही हैं। इन तीनों के बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी पाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि भाई कुछ घरों में कुएं के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं।
सामान्यतः घर जो है 1 मंजिला या 2 मंजिला होते थे। 2 मंजिला का अनुमान हमने इसलिए बनाया है, कहीं से 2 मंजिला मकान तो नहीं मिले हमें सीधे तौर पे, लेकिन 2 मंजिला का अनुमान हमने इसलिए लगाया कि 1 मंजिला जो घर है उसमें सीढ़ियाँ लगी हुई थी। तो सीढ़ियाँ लगी हुई है, इसका मतलब है कि वो ऊपर वाली जो छत है उसके ऊपर भी उस छत का या उपयोग करते थे, या वहाँ पे भी कमरे बने हुए थे। एक आंगन होता था, आंगन जो है वो चारों ओर से कमरे बने हुए होते थे, और उसमें स्नानागार भी होता था। स्नानागार के बाद में हम देखेंगे कि स्नानागार होता था वो बाहर की दीवार से जुड़ा हुआ होता था, और वहीं से जो है नाली निकलती थी, और उसी रोड के किनारे 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 नालियाँ जाती थी। फिर बाद में बड़ी गलियों में, और बड़ी गलियाँ जाकर बड़े रोड पर मिल जाती थी, और उनके साथ साथ नालियाँ भी जाती थी। अभी नाली व्यवस्था को और अच्छी तरीके से अपन यहाँ पर देखेंगे। कई नगरों में ढके हुए नाले मिलते हैं, तो ये जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात थी। ढके हुए नाले, वो जानते थे, वो समझते थे कि गंदा पानी अगर बाहर फैलेगा, पानी इकट्ठा होगा तो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो वो अपने आप में उन्होंने इन नाली व्यवस्था के आधार पर हम मानते हैं कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में उनके जो विचार थे वो अपने आप में इनकी जो बनाई हुई संरचनाएं हैं उनसे हमें स्पष्ट तौर पर पता चलते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरीके से जागरूक थे। इसी वजह से उन्होंने क्या कि बंद नाले बनाए थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी रुक ना सके और आगे तक आसानी से बहता रहे, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जैसे कि सामान्य तौर पर हम बात करते हुए घर की नाली से घर की दीवार के साथ सटा हुआ स्नानागार होता था, और यहाँ से नाली से घर की नाली या एक मोहल्ले की नाली से जाती थी, आगे वाली सड़क से मिलती थी और सड़क की नाली से मिलती थी, और फिर बाद में जाकर मेन जो नाले थे उनसे इनको जोड़ दिया जाता था, जिससे कि ये पूरा पानी जो है, पूरा जो गंदा पानी है वो शहर के बाहर चला जाता था। और इस गंदे पानी की वजह से इनको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होती थी। तो ये अपने आप में इनके बौद्धिक जो विकास है उसकी एक झलक हमें देता है कि कितना ये अपने आप में कितना पूरी सभ्यता के बारे में या हम लोगों से कितना आगे थे। या तत्कालीन समय में जब हम बात करते हैं उस समय, आज से हजारों साल पहले इन लोगों ने किस प्रकार से अपने आप को विकसित किया था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मैन होल होते थे। मैन होल का मतलब है कि ये जैसे ये नाला, और इस नाले के अंदर ये मैन होल होता था कि भाई जब कभी भी इस नाले को साफ़ करना हो तो इसको यहाँ से ढक्कन को हटाया अपन ने, और इसके अंदर जाकर जो भी कचरा वचरा वगैरह जो आया हो उसको बाहर निकालते थे और उसको बाद में बंद कर देते थे। तो इनको बोलते थे मैन होल। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता का स्थापित, जिस सभ्यता को बनाया है, उसकी विशेषताएं जो है वो हमें विश्व के अन्य सभ्यताएं जो है उनमें देखने को नहीं मिलती। सॉरी। तो लेकिन नालों के अंदर मैन होल बनाए जाते थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। ऐसा नहीं है, आज भी हम देखते हैं कि बहुत बार आज हमारे आसपास हमें बहुत बार ये देखने को मिल जाएगा कि हम पहले मकानों का निर्माण हो गया, उसके बाद में फिर नालियाँ बन रही हैं, उसके बाद फिर रोडें बन रही हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब अलग अलग होते हैं, अलग अलग होती हैं, योजनाबद्ध तरीके से नहीं होती, तो अव्यवस्थित होती है। इनकी वजह से बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि हड़प्पा और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इन तीनों चीज़ों का निर्माण एक साथ किया कि भाई यहाँ पर घर बनेंगे, यहाँ पर ये रोडें निकली जाएंगी, और इन रोडों के साथ साथ ही इन नालों का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। तो सामान्य तौर पर हमने देखा था मेहरगढ़ जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, उसके जो घर थे उसके प्रमाण अपन ने देखे थे। वहाँ पर हमें एक भंडार गृह के अवशेष मिले थे, यहाँ पर ऐसे कोई भंडार गृह के अवशेष नहीं मिले हैं। दूसरा हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो घर है वहाँ से हमें किसके प्रमाण मिले हैं? स्नानागार के मिले हैं। स्नानागार का मतलब है कि नहाने के स्थान जो है वो एक बाथरूम जो है उसके प्रमाण मिले हैं, जबकि मेहरगढ़ में वो उपलब्ध नहीं थे। कुएं के प्रमाण मिले हैं हमें यहाँ से, वो मेहरगढ़ के अंदर नहीं थे। यहाँ पर आंगन मिला है और आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे, जो मेहरगढ़ के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते। या मेहरगढ़ का जो मकान के नक्शा हमने देखा था उसमें ऐसी कोई भी विशेषता नहीं थी।
अब देखिए नगरीय जीवन, पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर साइड वाले जो चित्र हैं उनके बारे में अपन थोड़ी